हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज हमारा वन शॉट सीरीज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर करेंगे वेव्स। एसएचएम मतलब ऑसिलेशन का सेकेंड पोर्शन है वेव्स, जो कि इस क्लास में आप कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वो स्टेशनरी वेव हो गई, चाहे हमारी बीट्स हो गई, ऑर्गन पाइप हो गए, कोई भी टॉपिक हो गया वेव्स का, वो इस क्लास के अंदर आप बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। चाहे आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या फिर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का कुछ भी पढ़ना हो, तो ये वीडियो लेक्चर आप लास्ट तक देखिए और आपको वेव्स में कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जाकर www.physicsradar.com पर जाइए। उसके बाद फ्री रिसोर्सेस पे जाइए और फ्री रिसोर्सेस में आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट सीरीज के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और क्योंकि आज ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्लास है हमारी वन शॉट सीरीज की, इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है कमेंट में डालिए। कोई मिक्स सीरीज चाहिए कमेंट में डालिए, हम अपने आने वाले क्लासेस में उसे जरूर कवर करेंगे, उस पर कोई ना कोई वीडियो लेक्चर जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को वेव्स। अब बात करें कि वेव्स होती क्या है, तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए वेव्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वेव है क्या? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है मीडियम का, जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक हम एनर्जी का ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे साउंड इज अ वेव। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तब साउंड ट्रेवल करता है। बट सन से अर्थ पर जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो भी तो वेव के फॉर्म में आ रही है, बट वहां पर कोई मीडियम तो है नहीं इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ये जो कहानी है, ये ऐसी कहानी है जिसमें कुछ वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ को मीडियम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, वेव के थ्रू हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी क्या कह सकते हैं? अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस एंड टाइम, यूजुअली विद द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। अगर कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है बच्चों, इस वेव को हम लोग कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम हम वेव्स को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहली हो जाती है मैकेनिकल वेव और दूसरी हो जाती है हमारी नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, द वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल इज नोन एज, आर नोन एज, क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल वेव्स। एंड द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, do not require a medium to travel, they are known as non mechanical or electromagnetic wave। they are known as non mechanical और electromagnetic waves। समझ गए इस चीज को? अगर बात करें मैकेनिकल वेव की, जैसे साउंड है, साउंड हमारा एक मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल में पता ही है, लाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। लाइट क्या है? हमारी एक नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो ऑसिलेशन है, मीडियम तो है नहीं, तो क्या ऑसिलेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 12th में एक चैप्टर ही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, सारी कहानी क्लियर कराई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में। अब जब पार्टिकल के वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसके बिहाफ पर अगर हम वेव्स को कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वेव को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। पहली होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको डिटेल में अभी हम समझेंगे, अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी मैटर वेव्स। इनको देखो अलग से डाला हुआ है हमने, ये मैटर वेव्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है
तो उसके साथ एक वेव अटैच होती है। दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहती है कि व्हेनेवर देयर इज अ पार्टिकल मूविंग देन अ वेव इज अटैच्ड टू दैट पार्टिकल, उसे हम मैटर वेव या फिर दी ब्रॉगली वेव कहते हैं। समझ गए? यानी कि अगर हम बात करें एक ऐसी वेव भी है जो पार्टिकल के साथ साथ अटैच्ड है, उसे हम बोलते हैं दी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव। अब मैंने आपको कहा कि होल्ड करो कि भैया ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का मीनिंग क्या होता है। ऐसी वेव्स जिनके वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो मीडियम का डिस्टरबेंस है, पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा हो। जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है, मान लो ऊपर नीचे हो रहा है और मूवमेंट इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में जो हमारा वेव कहलाएगी वो कौन सी होगी? ट्रांसवर्स। जैसे कोई एक रोप है, उस रोप को किसी दीवार में बांधा और बांध के एक जर्क दिया, जर्क दोगे तो रोप का ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल नीचे जाएगा, इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल का, ऊपर जाना फिर नीचे जाना, बट डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कहां है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रांसवर्स वेव। यानी कि द ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज in which direction of disturbance or displacement in the medium is perpendicular to the propagation of the wave। जो मेन हाईलाइट करने वाली बात है वो है हमारी परपेंडिकुलर। मेन जो हाईलाइट करने वाली बात है बच्चों वो क्या है? हमारी परपेंडिकुलर। सही है? क्या है बताओ बच्चों? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है? समझ गए इस चीज को? यानी कि अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर चल रहा हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इस ट्रांसवर्स वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन आता है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलते हैं बताओ? क्रेस्ट, और नीचे क्या होता है हमारा? ट्रफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होने के बाद अब अगर नोटिस करो तो ये वेव फिर से रिपीट होना शुरू हो गई, यानी कि ये हो गई कंप्लीट एक वेव। और एक वेव को कवर करने में जितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, एक वेव को ट्रेवल होने में टाइम भी लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ बच्चों? टाइम पीरियड। अभी हम क्लियर करेंगे ये सब कहानी को। यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के बनती है एक वेव। एक वेव ने जितनी डिस्टेंस कवर करी उसे वेवलेंथ, जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स की। ऐसे ही होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जैसे ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा था, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो रहा होता है। समझ गया इस चीज को? एग्जाम्पल के लिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने खींचा और खींच के छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ? ये जो ऑसिलेशन करेगा, पहले नीचे गया, खींचा हुआ है, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये जो वाइब्रेशन हो रहा है बताओ इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे ऐसे, और वेव ट्रेवल कर रही है वो भी ऐसे ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। तो ये जो वेव कहलाती है वो कहलाती है हमारी कौन सी वेव? ट्रांसवर्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं बताओ? हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। समझिए कहानी को। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहीं कहीं पे कुछ जो कॉइल्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। इन क्लोज वाइब्रेशंस को हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर वाइब्रेशंस हमारे दूर दूर होते हैं उन्हें हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिला के कंप्लीट वेव बन जाती है, और बाकी कहानी पता ही है कि वेवलेंथ का मतलब एक वेव डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करती है वो हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इन वेव्स के टर्म में अभी हम कुछ टर्म ले रहे हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे कि वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो उसे समझ लो। वेवलेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिला के वेवलेंथ हो जाएगी, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन मिला के वेवलेंथ हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ।
दूसरा आता है एम्पलीट्यूड। आपने ट्रांसवर्स वेव देखा, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। मीन पोजीशन से एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? एम्पलीट्यूड। यानी कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। टाइम पीरियड की बात करें तो कोई भी वेव एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लेती है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको ये तो पता ही होगा कि टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या फिर कह सकते हो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि एफ, या फिर इसको न्यू से डिनोट किया जाता है, न्यू से। ये न्यू का सिंबल होता है, आगे हम एच न्यू पढ़ेंगे 12th क्लास में तो और अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लो। समझ गए? ओमेगा कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी। उसके बाद जाती है हमारी वेवलेंथ। बताया अभी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव तो नोन एज वेवलेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा से। उसके बाद अगर एंगुलर वेव नंबर की बात करें हम तो ये के होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, ऐसे ही एंगुलर वेव नंबर हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। समझ गए? अब बात करते हैं वेव वेलोसिटी की या फिर फेस वेलोसिटी की। वेव वेलोसिटी का मतलब होता है वेव जितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेव वेलोसिटी। अच्छा, ये बात तो पता होगी ना आपको। देखो वेलोसिटी होती क्या है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव ने इतनी डिस्टेंस कवर की वो क्या होती है? लैम्डा। और जितना टाइम लगा फिर टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या बन जाता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। यानी कि v इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स न्यू हो जाता है। यही तो लिखा हुआ है, v इक्वल्स टू न्यू टाइम्स लैम्डा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको वेव मोशन में हमें यूज करना पड़ेगा, और कई बार हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ ली। अब ट्रांसवर्स वेव्स की जो स्पीड होती है वो दो चीजों में हमें पढ़नी है। जैसे अगर कोई हमारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग है, एक रोप है, इसको इधर भी खींचा इधर भी खींचा, बिल्कुल स्ट्रेच कंडीशन में है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा भी वाइब्रेट करें, जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग इन गिटार की जो स्ट्रिंग है, वायलिन की जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो वेव होंगी हमारी ट्रांसवर्स वेव। उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पे टी का मतलब होता है टेंशन इन द स्प्रिंग जो कि mg के बराबर होगा, और अपॉन एम, यहां पे m मास नहीं है, ये m लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। याद रखना, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट टी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आप जानते हो कि लैम्डा हमारी लीनियर मास डेंसिटी होती है, रो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, और सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी होती है। तीन तरह की मास डेंसिटी होती है, इन तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब अगर यही हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जगह पर कोई सॉलिड आ जाए, तो सॉलिड में जो ट्रांसवर्स वेव्स डेवलप होंगी उनकी स्पीड होती है अंडर रूट ईटा अपॉन रो। ये ईटा आपको पता होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और रो हमारी डेंसिटी होती है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, 3D है, तो इसमें वॉल्यूम आएगा मतलब रो आएगा। ये एक वन डायमेंशनल रॉड, वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है, तो उसमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा आएगा। समझ गए? यानी कि किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अगर निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पे टी टेंशन है, एम हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। बट अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जगह पे कोई सॉलिड आ जाए, 3D बॉडी आ जाए, तो अंडर रूट ईटा अपॉन रो हो जाता है, जहां पे ईटा जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और रो हमारी मास डेंसिटी है। समझिए कहानी को? तो ये कहानी है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की। अब एग्जांपल देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। फॉर द एल्यूमिनियम द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन क्या है? ईटा, एंड दैट इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड डेंसिटी इज
इज 2.7। अब आप कहोगे कि सर आपने रो क्यों लिखा, रो क्यों लिखा आपने, एम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया यहाँ केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या बताया? अब इसमें ईटा और रो आ रहा है, यानी क्या लगेगा, ईटा अपॉन रो, यानी कि v इक्वल्स टू अंडर रूट ईटा कितना है 2.1 10 टू द पावर 10 अपॉन रो की वैल्यू 2.7 10 टू द पावर 3। अगर मैं बात करूं तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 3 9 जा, यानी कि 7 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 7। आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और उतने ही मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी हमारी किसकी, एल्यूमिनियम के अंदर हमारा ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो लेंथ है स्टील वायर की वो कितनी है हमारी 0.72 मीटर, हैज अ मास, यानी कि m कितना है 5.0 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। उसके बाद इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, टी कितना दिया क्वेश्चन में 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बतानी है। ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पे जो एम था वो मास पर यूनिट लेंथ था। मास कितना दिया है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन लेंथ कितनी है 0.72। आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 5 12 जा 60, ठीक है, 12 0.06 नहीं, ये इंटू 100 हो गया, तो ये हो गया 12 6 जा 0.72 कट करोगे तो कितना 6 जा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 100 इंटू 10 टू पावर 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। आई होप आप इसे सॉल्व करोगे और उतनी ही मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये कहानी है हमारी किसकी, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड की। इसके बाद आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर लिक्विड या गैस में चल रही होती हैं तो उनकी स्पीड होती है v इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन रो, जहां पे k बल्क मॉडुलस है और रो हमारी डेंसिटी है, पता ही होगा डेंसिटी के बारे में, और k क्या है बल्क मॉडुलस। बट अगर कोई हमारा सॉलिड है, 3 डायमेंशनल सॉलिड है, तो उस केस में आता है k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, यहां पे k बल्क मॉडुलस है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और रो हमारी डेंसिटी है। बट यहीं पे कोई सॉलिड रॉड आ जाए तो उस केस में हमारा होता है अंडर रूट बाई अपॉन रो, क्योंकि सॉलिड रॉड मतलब वन डायमेंशनल में बल्क मॉडुलस नहीं होता, उसमें क्या होता है यंग्स मॉडुलस, इसीलिए क्या लगेगा यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। क्लियर है, अगर कोई लिक्विड या गैस है तो अंडर रूट के अपॉन रो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, अगर कोई सॉलिड है तो उसमें 3D सॉलिड है तो k प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो, और अगर कोई हमारा सॉलिड है वो भी वन डायमेंशनल सॉलिड है तो बाई अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब इन लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो जो साउंड होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अगर साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसकी स्पीड के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या कहा कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो ये जो प्रोसेस होती है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं आइसोथर्मल है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही होती है, समझे। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो प्रोसेस है कौन सी, साउंड के ट्रेवल होने की, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो गैस के अंदर जब ट्रेवल करेगी तो किस तरह से ट्रेवल करेगी जरा देखते हैं। यानी कि v pv इक्वल्स टू आपको पता है nRT होता है या नहीं। यानी कि अगर हम बात करें बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि हमें चाहिए k मतलब बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस करोगे तो ये हो जाएगा ऑन डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा pdv प्लस vdp, और ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट उसका 0। यानी कि हम कह सकते हैं pdb इक्वल्स टू माइनस का vdp, यहां से p जो आया वो कितना आया माइनस का dp अपॉन
dv अपॉन v। ये क्या बन गया? प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही तो होता है हमारा बल्क मॉडुलस K, यानी कि आइसोथर्मल में K इसके बराबर होता है। इट मींस P जो आया, प्रेशर आया, वही हमारा बल्क मॉडुलस आया, यानी कितना हमारा? प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है हमारा 1.013 इंटू 10⁵ और एयर है तो उसकी डेंसिटी होती है 1.293। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। बट रियल लाइफ में हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। मतलब ये थे तो क्लोज, बट बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे। मतलब न्यूटन के इस फॉर्मूले में कुछ गलती थी। आप खुद इमेजिन करो कि न्यूटन को कितना क्रेडिट दिया जाता है, न्यूटन के अंदर कितना नॉलेज था कि उनका गलत फॉर्मूला भी हमें पढ़ना पड़ रहा है कि हाँ ये गलत था। क्यों? क्योंकि लाप्लास के बस की बात नहीं थी। अगर न्यूटन ये फॉर्मूला ना दें तो ये फॉर्मूला निकाल दें, ऐसी बस की बात नहीं थी। इसीलिए क्रेडिट गोज टू न्यूटन ओनली। ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत कुछ उन्होंने दिया ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ लेके गए। आज हम जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम न्यूटन की ही देन समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाप्लास ने क्या किया? लाप्लास ने बस इतनी सी बात कह दी कि जब साउंड ट्रेवल करेगा तो साउंड के ट्रेवल होने में जो प्रोसेस है दैट इज नॉट आइसोथर्मल, वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में PV इक्वल्स टू nRT तो नहीं होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ बच्चों? PB टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए K बल्क मॉडुलस। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल, पहला फंक्शन P, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बताओ? गामा B टू द पावर गामा -1 इंटू DB प्लस दूसरा फंक्शन B की पावर गामा ऐसा और DP इधर इक्वल्स टू कांस्टेंट डिफरेंशिएट कितना? 0। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या? P गामा B की पावर गामा -1 है तो इसको लिख सकते हो B की पावर गामा अपॉन V इंटू DB प्लस B की पावर गामा इंटू DP इक्वल्स टू 0। B की पावर गामा कॉमन लेके उधर ले जाओगे, खत्म हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं गामा P इंटू DB अपॉन V इक्वल्स टू माइनस का DP। यहां से मैं अगर P निकालूं, गामा P, हाँ गामा P देखो, गामा P हो जाएगा हमारा माइनस का DP अपॉन DV अपॉन V। ये बन गया बल्क मॉडुलस, ये बन गया बल्क मॉडुलस, यानी कि इसको यहां पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट गामा P अपॉन रो। एयर के लिए जो गामा होता है वो होता है 7/5 और प्रेशर है वो हमें पता है 1.013 10 की पावर 5 और डेंसिटी कितनी है हमारी बताओ बच्चों? ये है 1.293। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आता है 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन ने जो प्रोसेस मानी थी आइसोथर्मल प्रोसेस वो गलत थी। वो करेक्ट प्रोसेस कौन सी है? एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर एग्जैक्ट वैल्यू के बाहर निकल कर आएगा, आसपास में निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो साउंड के रिलेशन के बारे में बात की वो न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर किसने किया? लाप्लास ने किया। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब जो इफेक्ट है ना स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो देखो कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहले आता है प्रेशर। अभी हमने देखा था जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? अंडर रूट गामा P अपॉन रो। जब हम P इंक्रीज करेंगे ना, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो आपको पता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो अल्टीमेटली डेंसिटी भी क्या करेगी बताओ बच्चों? इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगी यानी कि P अपॉन रो क्या हो गया बताओ? कांस्टेंट। और अगर P अपॉन रो कांस्टेंट हो गया यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? एक हमारी कांस्टेंट होगी। मतलब कह सकते हो कि प्रेशर के चेंज करने पर डेंसिटी भी चेंज होती है और अगर डेंसिटी चेंज होगी तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? ओके, समझ गए? उसके बाद आती है डेंसिटी, यानी कि V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P अपॉन रो फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की,
और तो भैया जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेलोसिटी जो होगी वो डेंसिटी के बढ़ने पर कम होगी और डेंसिटी के कम होने पर बढ़ेगी। क्लियर है? यानी कि लेकिन होगा कब? जब कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होगा। ओके बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना इस वाले में और इस वाले में। इसमें क्या था? प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ी थी, कोई कांस्टेंट नहीं था। बट यहाँ पे डेंसिटी को हम तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बच्चों एयर प्लस वाटर वेपर। एयर प्लस वाटर वेपर। जो एयर होती है ना इसकी डेंसिटी होती है 1.293 और वाटर वेपर की होती है 0.8। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो अल्टीमेटली जो डेंसिटी होगी ह्यूमिड एयर की वो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से क्या हो जाएगी बताओ? कम। और डेंसिटी अगर कम हो गई तो अभी हमने पढ़ा था वेलोसिटी अंडर रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा दी गई तो उस केस में जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या होगी बताओ? इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? यानी कि ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर से ज्यादा स्पीड में साउंड ट्रेवल करता है। क्लियर है? ये कहानी है हमारी ह्यूमिडिटी की। उसके बाद करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी थी हमारी अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। देखो जो गामा पी है हमारा उसको पी ही रहने दो, अपॉन गामा है वो रो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। 1 मोल के लिए हो जाएगा आरटी अपॉन एम। यानी कि जो V है वो अंडर रूट टी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उस केस में साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट दैट इज एम्पलीट्यूड। ये इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंडेंट नहीं होता है इस पे, फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है। बट हाँ विंड पे डिपेंड करता है। क्योंकि विंड क्यों? क्योंकि मीडियम हमारा डिफ्लेक्ट होगा। कैसे? हमारा साउंड मान लो जा रहा था इस डायरेक्शन में और विंड जा रही थी मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा? याद करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ बैक एडिशन से वेलोसिटी रिजल्टेंट। और कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ विंड स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी विंड इनटू cos थीटा एंड सो ऑन। समझ गए? क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं साउंड अपने आप ट्रेवल नहीं कर रहा है, साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर के पार्टिकल्स के साथ। अब अगर विंड चलेगी तो एयर के पार्टिकल भी घूमेंगे और एयर के पार्टिकल हटेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, तो उस केस में साउंड की स्पीड भी चेंज होगी। समझ गए ना इस कहानी को? ठीक है, तो ये थे सारे के सारे फैक्टर्स जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप फटाफट से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, करें 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे, इसी के बिहाफ पर हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ेंगे और इसी के बिहाफ पर हम बीट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं एक एक करके स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब किसी भी मीडियम के थ्रू दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में ट्रेवल कर रही होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब एक वेव दूसरी वेव के साथ अटैच होके कुछ रिजल्टेंट वेव बनाती है, इसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं बताओ? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यानी कि मैंने मान लिया पहली वेव थी हमारी बाई 1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी और जो बाई 2 था हमारा वो मान लिया हमने था A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों में आपको नजर आ रहा होगा फेस डिफरेंस भी है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो भैया इनका जो रिजल्टेंट होगा बाई नेट वो हमेशा याद रखना बाई 1 वेक्टर प्लस बाई 2 वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मेथड की बात करें तो ये आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब जो A2 है वो A1 से फाइव एंगल आगे चल रहा है। अगर इसे हम ग्राफ या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो देख लो A1 हमारा ये हो गया
और A2 हमारा ये हो गया, ठीक है। ये A2 है, ये हमारा A1 है, दोनों में फेस कितना एंगल चेंज हो रहा है बताओ, फाई दिख रहा है आपको, फाई। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आप सब जानते हो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, एक हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम तो बनाओगे ही बनाओगे, और जब हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम बनाओगे तो उनका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताएगा ए आर, यानी कि ए आर अगर निकालो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई हो जाएगा। और अगर मुझे एंगल चाहिए दैट इज अल्फा, तो आप tan अल्फा से एंगल भी निकाल सकते हो। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लिखोगे कैसे इसको, तो बाई नेट या फिर बाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट इनटू साइन, इस वाले का फेस कितना था ओमेगा टी, रिजल्टेंट कितना आया अल्फा, बस दिस इज द रिजल्टेंट। आप कहोगे कि फिर इसका यूज कहां होगा, तो इसका यूज होता है इंटरफेरेंस में और स्टेशनरी वेव्स में। स्टेशनरी वेव्स हम क्लास 11th में करेंगे और इंटरफेरेंस के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, जिसको हम करेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में सुपर इंपोज करती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं, मिलती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बिहाफ पर हमारे 3 फिनोमेना जनरेट होते हैं। अगर कोई दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो जब हमारी वेव्स अटैच होंगी तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। बट अगर कोई ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो जब बनेंगी, जब मिलेंगी, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट हर एक टाइम पे 0 होगा, कुछ कम मैक्सिमम होगा, तो ऐसा नजर आएगा कि वेव तो ट्रेवल कर रही है बट कुछ पार्टिकल्स रुके हुए हैं। ऐसी वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। यानी कि अगर कोई दो वेव्स हैं जिनकी स्पीड सेम है, जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। बट ऐसा हो जाए कि स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की दो वेव्स हैं, सुपर इंपोज करेंगी, तो उस केस में एक कंटिन्यूअस, एक बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, बीट्स। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, क्या बोलेंगे, बीट्स। ये हमारा क्लास 11th में है, ये भी हमारा 11th में है, ये बहुत डिटेल में है, और इसे हम कहां पढ़ेंगे हम बताओ, 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ओके। ये हम करना है। अब आपको पता है सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा हमारा, स्टेशनरी वेव्स। क्या आएगा, स्टेशनरी वेव्स। अच्छे से कर लेना स्टेशनरी वेव्स को, ठीक है। देखो स्टेशनरी वेव्स, जब दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, देन द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। अब आप देखा जाए तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, ये वेव ऐसे ऐसे तो चल रही होगी, मतलब ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट ये आगे पीछे कहीं ट्रेवल नहीं होंगे, मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो ये हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही रहेगा, ये अगर 0 पे है तो 0 पे रहेगा। यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, उन्हें हम नोड्स बोलते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड पे होता है, उन्हें हम एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड और एंटी नोड बोलते हैं। ये बनती कैसे हैं जरा देख लो फटाफट से। तो हमने मान लिया पहली वेव है बाई 1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव है बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। नाम से क्लियर हो रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट x की वैल्यू अलग है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जब ये सुपर इंपोज करेंगी, मतलब बाई रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2। अच्छा, बाई इक्वल टू y1 हो जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो ए तो कॉमन नजर आ रहा है तुम्हें, यहां पे आ गया साइन सी माइनस डी, तो इसके लिए क्या बनेगा, साइन सी
या फिर ऐसा करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे साइन ए माइनस बी से कर लो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब ये बन गया हमारा ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो कितना होगा बताओ, ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अगर ऐड करोगे तो ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब बाई इक्वल टू हो गया 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ये जो है ये हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो बाई हमारा आया वो इसके बराबर। ठीक है, अब आपने नोटिस किया कि ए आर जो है वो हमारा है कितना, ए आर है वो कितना है हमारा, ए आर है 2a cos के x के बराबर। अब ये वेरिएशन x के फॉर्म में भी होंगे, ये वेरिएशन t के फॉर्म में भी होंगे। पहले x के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। फॉर cos के x इक्वल टू 0, तो ए आर कितना होगा 0, और cos के x 0 कब होगा बताओ, cos 0 कब होता है, cos होता है cos 90 पे 0, cos 90 पे 0, cos 270 पे 0, यानी कि पाई बाई 2 पे 0, cos 3 पाई बाई 2 पे 0। ये कौन सा नंबर बना, ये बना हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, यानी कि जो k होगा के एक्स वो किसके बराबर हुआ, के एक्स हुआ हमारा 2n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई। के किसके बराबर होता है बताओ, बेब नंबर 2 पाई अपॉन लेमडा टाइम्स x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2n माइनस 1 इंटू 2 टू जा 4 इंटू लेमडा, यानी कि x की वैल्यू जब यहां पे n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा लेमडा बाई 4, और फिर 2 पुट करोगे तो 3 लेमडा बाई 4 और 5 लेमडा बाई 4। ये वो पोजीशंस हैं जिनमें हमारा एम्पलीट्यूड 0 है, इन पोजीशंस को हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, नोड्स। ऐसे ही अगर हम cos के x की वैल्यू को मैक्सिमम ले लें प्लस माइनस 1, तो ए आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और cos मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा cos 0 होता है 180 होता है, यानी कि cos n पाई के बारे में बात हो रही होगी। k की जगह पे 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स x इक्वल्स टू n पाई, पाई से पाई कट गया तो x इक्वल्स टू n लेमडा बाई 2, n की वैल्यू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 0 लेमडा बाई 2, उसके बाद 3 लेमडा बाई 2, 3 नहीं 2 लेमडा बाई 2 मतलब लेमडा, 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। ये सारी पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होगा, इन्हें हम बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, एंटी नोड्स। क्लियर है, समझे। इसी चीज को आप टाइम पीरियड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइम पीरियड कैसे बताओ, ये जो बाई है ये ओमेगा टी पे भी डिपेंड तो कर रहा है, यानी कि अगर मुझे बाई की वैल्यू देखनी है तो या तो 0 होगा या मैक्सिमम होगा। 0 होगा तो साइन ओमेगा टी 0 होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए तो साइन ओमेगा टी हमारा प्लस माइनस 1 होना चाहिए। यानी कि हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस आएगा तो इसको सॉल्व कर लेना, वेरिएशन ऑफ टाइम आए तो इसको सॉल्व कर लेना, और हमें स्टेशनरी वेव्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी हमारी स्टेशनरी वेव्स की, ओके, एंटी नोड और नोड की। अब इसी चीज को आप लोग यूज करोगे स्ट्रिंग्स के केस में। देखो ये एक स्ट्रिंग थी, इसको हमने वाइब्रेट किया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर स्ट्रिंग अटैच्ड होती है वहां हमेशा ही नोड बनते हैं, और बीच में एंटी नोड या नोड कुछ भी बन सकता है। ठीक है, हमने कहा पहले हार्मोनिक की बात, ठीक है, पहले वाली फंडामेंटल की बात करें। फंडामेंटल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, F1 फर्स्ट हार्मोनिक। तो उस केस में देखो, ये फ्रीक्वेंसी मुझे बतानी है, इसकी क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी। ये है एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी स्पीड तुमने निकाली थी, कितनी थी बताओ, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो ये होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम, यानी कि f इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा अंडर रूट टी अपॉन एम।
अगर हम बात कर रहे हैं पहले केस की F1 की, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। तो उस केस में आप देखो बच्चों, ये जो वेव होती है पूरी की पूरी यहां जाएगी फिर यहां जाएगी, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। यानी कि अगर सिर्फ आधा पोर्शन है तो λ/2, नीचे वाला है तो λ/2। आप देखो सिर्फ और सिर्फ आधा पोर्शन है ना, इसीलिए जो लेंथ है वो किसके बराबर है, λ/2 के बराबर है। तो मैं अगर बात करूं लैम्डा तो कितना हुआ, 2 टाइम्स L हुआ। यानी कि इस वाले के लिए बात करेंगे तो F1 हो जाएगा 1/2L √T/m। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये बात करेंगे हम सेकेंड मोड ऑफ हार्मोनिक की, सेकेंड मोड ऑफ हार्मोनिक की। सेकेंड मोड ऑफ हार्मोनिक के लिए क्या करोगे बताओ, तो उस केस में देखो λ/2 ये हो गया, λ/2 ये हो गया, यानी कि λ/2 प्लस λ/2 तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। यानी कि हमारा F2 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1/L √T/m। अगर हम बात करें बच्चों थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक की, थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक की, थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक की, तो थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक के केस में अब मुझे बताओ λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, 3λ/2 हो गया, यानी कि 3λ/2 इक्वल्स टू L। तो लैम्डा कितना आ गया, 2L/3, ठीक है। यानी कि जो F3 होगा वो हो जाएगा 1/L होता है ना, 1/λ होता है, यानी कि 2L/3 √T/m। इसे लिख सकते हैं F3 इक्वल्स टू 3/2L √T/m। अगर आप नोटिस करो बच्चों तो क्या इन सारे फॉर्मूले देखो 1/2L है, फिर 2/2L है, फिर 3/2L है, तो ये भी तो लिख सकते हो n/2L √T/m। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी, दिस इज दी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ये कहानी समझ गए। यानी कि कभी भी किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हम इस तरह से स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को। ओके ओके बच्चों, समझ गए ना। ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक था, सेकेंड हार्मोनिक था और हमारा थर्ड हार्मोनिक था। यानी किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में इस तरह से स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कॉपी कर लोगे इसे, ठीक है। हो गया ना, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो बोथ एंड पे हमारा ये हो गया। ऐसे ही आता है हमारा स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को समझ सकते हो, जैसे फ्लूट होती है ना हमारी, फ्लूट, उसको आप ऑर्गन पाइप बोलते हैं। इसका यूज आप देखो रियल लाइफ में, मान लो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप पानी भर रहे हो बोतल के अंदर या फिर बकेट में पानी भरा जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी आपको आइडिया लग जाता है कि बकेट फिल होने वाली है या फिर बॉटल फिल होने वाली है। तो ये जो कहानी है ये क्या है, हमारी ऑर्गन पाइप की कहानी है। अगर ऑर्गन पाइप का दोनों साइड ओपन है तो इसे हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, बट अगर कोई एक साइड बंद है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जैसे बॉटल है तो वो एक साइड से बंद होगी तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और अगर ये फ्लूट है तो दोनों साइड से ओपन होगी तो वो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज ऑर्गन पाइप हो, जो ओपन एंड होते हैं वहां हमेशा बनता है हमारा एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और बाकी का नोड बनेगा फिर एंटी नोड बनेगा। यहां क्या बना देखो, एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड। यहां क्या बना, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड और फिर एंटी नोड। ठीक है, अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं हम, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। तो यहां जो वेलोसिटी होती है आप जानते हो, मैं ऐसा करता हूं इस वेलोसिटी को अलग लिख देता हूं, क्योंकि आपको पता है अभी हमने निकाली थी वेलोसिटी होती है √γ/p/ρ, क्योंकि ये तो हमारा वाइब्रेशन एयर में हो रहे हैं, एयर में जो स्टेशनरी वेव चलती है वो साउंड की स्पीड पे चलती है। v इक्वल्स टू कितना था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल्स टू √γ/p/ρ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी f1 हो जाएगा ये हो जाएगा 1/λ1 √γ/p/ρ। अब जरा λ1 की बात करते हैं, वो भी देख लो बेटा। ये यहां से लेके यहां तक देखो, पूरी वेव जो होती है ना ऐसे, वो होती है हमारी लैम्डा, उसका आधा जो होता है वो होता है λ/2, और उसका भी आधा जो होगा वो कितना होगा, λ/4। तो आप अगर नोटिस करो, मैं इसे पूरा इधर कंप्लीट करूं, इसे पूरा कंप्लीट करूं, तो यहां से लेके यहां तक जो वेव बनेगी वो हमारी लैम्डा होगी। तो ये वेव कितनी हुई, λ/2, तो ये सिर्फ कितनी हुई, λ/4, ये भी कितनी हुई, λ/4। यानी कि हमारे पास
जो ये कहानी आपको दिख रही है, ये कहानी ये है कि बच्चों ये वाला पोर्शन जो है वो लैम्डा बाई 4 है, ये वाला लैम्डा बाई 4 है, यानी कि जो L है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स लैम्डा बाई 4 के बराबर है। तो ये भी तो कह सकते हो तुम लैम्डा इक्वल्स टू 4L बाई 2, या फिर कह सकते हो किसके बराबर है, लैम्डा इक्वल्स टू 4L बाई 2 कितना है, 2L है, सही है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2L अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। इसे ही बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे ही बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर दूसरे केस की बात करें हम सेकंड हार्मोनिक की, तो मुझे बताओ इसमें देखो ये लैम्डा बाई 4 1, ये लैम्डा बाई 4 2, ये लैम्डा बाई 4 3, ये 4, यानी कि यहां पे जो होगा L वो किसके बराबर होगा बताओ, यहां पे 4 टाइम्स कितना, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो हमारी F2 आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, और जो कि हमारा यहां पे है देखो कितनी है, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि लैम्डा L के बराबर हो जाएगा अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, जो कि होती है फर्स्ट ओवर टोन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है। ऐसा ही अगर हम थर्ड केस में देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो L होगा वो हो जाएगा 6 टाइम्स लैम्डा बाई 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा F3 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 3 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो इक्वल्स टू 1 बाई, बताओ इसमें कितना हो जाएगा हमारा 3 6 बाई 4 है, 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि कितना 2L इंटू 3 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ये देखो अगर मैं इसको F मान लूं, F नॉट मान लूं, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स F नॉट, और ये कितना हो गया हमारा 3 टाइम्स F नॉट, यानी कि Fn जो होगा वो होगा n टाइम्स F नॉट, जो की होगा n 1 अपॉन 2L अंडर रूट गामा पी अपॉन रो इज द आंसर, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की। चाहे ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, चाहे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पूछे जाए, चाहे हमारा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पूछे जाए, चाहे फर्स्ट ओवरटोन। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक होता है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है हमारी किसकी, स्टेशनरी वेव्स की। किसकी है, स्टेशनरी वेव्स की। हमने स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़ा, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा आता है स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो आपको पता होगा यहां तो बनेगा बच्चों एंटी नोड, बट यहां क्या बनेगा, नोड, यहां क्या बनेगा, नोड, यहां क्या बनेगा, एंटी नोड, यहां नोड, यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड, यहां नोड, यहां एंटी नोड, यहां नोड, और यहां पे क्या हो रहा है भैया, एंटी नोड इंटू नोड, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, अगेन भाई चीज है बेटा, क्या अभी हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, F1 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 1 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। अब जरा इस वाले केस में देखो, देखो बेटा ये 1/4 वेव ही तो है, यानी कि जो L है वो किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के बराबर है। यहां बताओ ये कितना होगा, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, 3 टाइम्स, यानी कि L इक्वल्स टू 3 टाइम्स लैम्डा बाई 4। यहां कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5, यानी कि L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 टाइम्स लैम्डा बाई 4। यानी कि अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक में लैम्डा 1 देखूं तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 कितना हो जाएगा बताओ, 4L 1 अपॉन 4L अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं F नॉट। अगर बात करें सेकेंड हार्मोनिक की तो F2 इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो अब लैम्डा 2 में 4L अपॉन 3 है, यानी कि 1 अपॉन 4L ऐसे ही रहने दो और 3 यहां आ जाएगा अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जो कि हमारा 3 टाइम्स F नॉट के बराबर है। अगर हम बात करें F3 की तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 3 अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, तो ये हो जाएगा, अब की बात देखो 5 आ रहा है, यानी कि 5 इंटू 1 अपॉन 4L अंडर रूट गामा पी अपॉन रो इक्वल्स टू 5 टाइम्स F नॉट। क्लियर है, यानी कि जो Fn होगा nth टाइम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के n टाइम्स हो जाएगा F नॉट। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट हार्मोनिक बताओ या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ किसी भी क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो हो जाएगी 1 अपॉन 4L अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। एक बात ध्यान रखना, इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता, सीधे थर्ड हार्मोनिक होता है, फिर हमारा फिफ्थ हार्मोनिक होता है। बट यहां क्या हो रहा था बताओ,
फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट ओवर नोट, सेकेंड ओवर नोट पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि स्टेशनरी वेव्स की पूरी कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स का मतलब है कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ऐसा लगेगा कि वेव रुकी हुई है बट वो चल रही होगी, उसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। इसको हमने 3 केस में पढ़ा, पहला स्ट्रेच स्ट्रिंग में पढ़ा, फिर दूसरा हमने किसमें पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में, फिर हमने पढ़ा क्लोज ऑर्गन पाइप में। दोनों के दोनों केस ऑर्गन पाइप के हो गए, एक केस हमारा स्ट्रेच स्ट्रिंग का हो गया। ये थी पूरी कहानी हमारी स्टेशनरी वेव की। ठीक है, उसके बाद एक कहानी आती है, उसे हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं बताओ? बीट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? बीट्स। तो बीट के बारे में हमने बताया था, देखो कहते हैं ना बीट से बीट मिलाओ, बीट, बीट मतलब म्यूजिकल टोन होगी। म्यूजिकल टोन मतलब कि वो रिपीट हो रही होगी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी भी कोई भी म्यूजिक चल रहा होता है उसमें कैसियो अलग चल रहा होता है, कीबोर्ड अलग चल रहा होता है, उसमें सितार है, गिटार है, सबके म्यूजिकल नोट अलग अलग नजर आ रहे होते हैं। वो होते कैसे हैं? तो ये बनती है बीट्स के फॉर्मेशन। कहते हैं ना म्यूजिक बनाना बीट बनाना, डायरेक्टली ऐसा नहीं हो जाता। तो बीट है क्या? जब हमारी कोई भी दो या दो से ज्यादा वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी, तो उस केस में जो वेव सुपर इंपोज करेंगी उसके बाद बीट्स का फॉर्मेशन होता है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी म्यूजिशियन होता है परफॉर्म करने से पहले सितार के, गिटार के जो वायर्स होते हैं उन्हें टाइट कर रहा होता है, मतलब उसमें टेंशन की वैल्यू चेंज कर रहा होता है। वो एक बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे उनकी टोन को मैच कर रहा होता है, क्योंकि बीट्स फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए तभी नजर आए। ठीक है, अब होता क्या है कहानी वो देख लो। When two sound waves of slightly different frequency, अंडरलाइन करने वाली बात है, slightly different frequencies आपको पता होने चाहिए, traveling along the same path, एक फ्रीक्वेंसी x1t हमारे पास है, एक x2t है, इनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, थोड़ी सी चेंज है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, ओके, along the same path in the same direction, यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी बताओ बच्चों? स्लाइटली डिफरेंट थी। फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारी? स्लाइटली डिफरेंट है। और जो स्पीड है वो हमारी सेम है, जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, ओके, अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन दो बार हो गया, इसे हटा देना। ठीक है, इन अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, जब सुपरपोज करेंगी देन द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड एट एनी पॉइंट इन द मीडियम राइजेस फॉल्स, राइजेस फॉल्स। ठीक है, दीज पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड caused by the superposition of two waves of slightly different frequencies are called beats। ये कहानी है, सिंपल सी कहानी है। कभी भी कोई भी दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी स्पीड सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है, सुपर इंपोज करेंगी तो सुपर इंपोजिशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी है, वो कहीं पर मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं मिनिमम हो जाएगी, और एक तरह का रिदमिक पैटर्न बनाएंगी। जो रिदमिक पैटर्न होता है इसे ही बोलते हैं हम बीट। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? बीट। अगर इसे मैथमेटिकल एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या करोगे? पहले बाई वन लोगे, कितना होगा? ए साइन ओमेगा 1t, कितना होगा? ओमेगा 1t, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए साइन ओमेगा 1 की जगह 2 पाई f1t। ठीक है, और बाई 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? ए साइन 2 पाई f2t। सही है, यानी कि जब बाई निकालोगे तो बनेगा बाई 1 प्लस बाई 2, यानी कि ए साइन 2 पाई f1t प्लस ए साइन 2 पाई f2t। ए हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा हमारा साइन 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2t। फॉर्मूला लगा देना साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का जब फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी का
पूरा का पूरा नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये थी कहानी हमारी बीट्स की। तो हमने सबसे पहले वेव्स क्या होती हैं वो डिस्कस किया, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव पढ़ा, उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पढ़ा कैसे होती है, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड पढ़ी, फिर लाप्लास करेक्शन पढ़ा न्यूटन के फॉर्मूले का, उसके बाद स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं वो पढ़ा, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद हमने ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा, फिर क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ा, फिर बीट पढ़ लिया, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म। और इसके साथ चैप्टर ही नहीं, हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया। आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, आप अपनी पीठ पे थपथपा सकते हो कि हाँ आई डिड दिस, मैंने करके दिखाया। कितना भी बड़ा सिलेबस हो बट इतने कम टाइम में कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वन शॉट लेक्चर्स बहुत पसंद आए हैं और आपने कमेंट के थ्रू हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी लेक्चर और भी जरूरत है, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अब हम क्योंकि बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि फिर 12th के वीडियो लाइए, 12th के भी लाएंगे। अब बताइए कब लाना है, कैसे लाना है, हम जरूर कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की। ठीक है बच्चों, आप पढ़ाई करते रहें, डिस्कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आते जाओ, कमेंट करते जाओ, वेबसाइट पे आओ, वहां पे जुड़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, हमारी वेबसाइट इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया होगा नीचे, वहां पे जुड़ जाओ, और मिलते हैं हम लोग आगे वाली क्लासेस में। और 12th तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है ना, 12th में कहां जा रहे हो, आ जाओ फटाफट एडमिशन ले लो, और हम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग दी क्लास।